व्यधिकरण तत्पुरुष की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को नमस्कार। आज हम व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतिम चरण पर हैं, जिसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास में विशेष बात क्या होती है, देखिए। व्यधिकरण तत्पुरुष के सर्वाधिक उदाहरण षष्ठी तत्पुरुष में ही मिलते हैं, क्योंकि एक शब्द का दूसरे के साथ संबंधवाचक योजक होने पर वहाँ हम षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। यद्यपि पाणिनि का वहाँ एक सूत्र षष्ठी, ये सूत्र है जिसके द्वारा षष्ठी समास किया जाता है। षष्ठी शेषे कारक प्रकरण का सूत्र है, जहाँ षष्ठी विभक्ति की जाती थी, और षष्ठी इस सूत्र से हम षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। अब ये देखना है कि षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ होगा, तो उसके लिए हमें जो दो पद हैं उन दोनों पदों के अंतर्गत दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि उन दोनों के बीच में संबंधवाचक परसर्ग होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए। दूसरा, उसमें उत्तर पद की प्रधानता होनी चाहिए। उत्तर पद की प्रधानता में आधा सा उत्तर हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष का यही हो जाता है कि जब हम उत्तर पद को देखते हैं तो उस उत्तर पद में जो पद है वो प्रधानता के रूप में जिस तरह का वो होता है, जैसे चाहे वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, उसी रूप में रहता है और उसी के आधार पर उसके अर्थ की प्रधानता को देखी जाती है। जैसे मान लो कृपा शब्द है और कृपा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अगर कृपा शब्द जब आएगा अंत में, तब हम उसको व्यधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुष के किसी भी और समास में भी ले सकते हैं। लेकिन वो फिर बहुब्री समास में अगर वो कृपा की जगह पर हम उसको चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, जैसे कृपय लिख दिया, जैसे स्पृहा को स्पृह लिख दिया, इसका मतलब वहाँ हमने जो शब्द उत्तर पद में जो शब्द था उसमें कुछ चेंज कर दिया। इसका मतलब वहाँ उस पद की प्रधानता नहीं रही अब, और जब उसकी प्रधानता नहीं रही तो वो तत्पुरुष समास नहीं है। इसलिए पहली बात यही देखें कि उत्तर पद जिस तरह का वो शब्द होता है उसी रूप में है, तो वहाँ तत्पुरुष की तरफ चलेंगे हम, तब उसको बहुब्री की तरफ नहीं चलना है। अब उसके बाद देखिए संबंध, दूसरी बात यह है कि संबंधवाचक योजक बीच में होना चाहिए। अब संबंधवाचक योजक कौन कौन हो सकते हैं? जैसे दोनों पदों के बीच में का, के, की का चिन्ह आ सकता है, रारे री का चिन्ह आ सकता है, या अपना, अपनी, अपने, इस तरह के शब्द का प्रयोग हो सकता है। ना, नैनी चिन्ह ये केवल अपना शब्द के साथ, मैं के साथ जुड़ेगा। इनमें इन शब्दों का जब, इन योजकों का जब दोनों पदों के बीच में प्रयोग होता है, तब हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। ऐसा सरल है, आराम से हम कर सकते हैं। जैसे हमको एक पद दिया गया और उस पद में हमने दोनों पद देखे, समस्त पद के दोनों पद देखे, और दोनों पद के बीच में हमने कोई चिन्ह लगा करके देखा। अगर बाद वाले पद का पहले वाले पद के साथ कोई संबंध है और वहाँ इस तरह के चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ हमको षष्ठी तत्पुरुष समास करना है। इस षष्ठी तत्पुरुष को आपको इस तरीके से ही पहचानना है। कुछ स्थानों पर प्रतिबंध था कि षष्ठी तत्पुरुष समास इन जगहों पर नहीं किया जा सकता। पाणिनि ने एक दो सूत्र इसके बनाए कि भाई जहाँ पर जैसे त्रच प्रत्यय है, अणुवुल प्रत्यय है, उसके रूप में जो कृत प्रत्यय हैं उनके साथ कई जगह पर समास नहीं किया। ये कहा गया कि यहाँ समास नहीं होगा। उनमें भी कुछ ऐसे स्थान आए जिनके साथ उनको समास करना पड़ा। तो वहाँ पाणिनि की ये शैली है कि पहले सूत्र के द्वारा वो किसी कार्य को नित्य रूप में दर्शाते हैं, उसके बाद में वो उस कार्य को विभाषा यानी विकल्प के रूप में दर्शाते हैं, और लास्ट में उसका निषेधात्मक स्थिति लेते हैं। तो उन्होंने पहले बताया कि षष्ठी इन चिन्हों के साथ होगी। फिर कहा कि
ये अणुवुल त्रच आदि जो प्रत्यय हैं उनके साथ हम नहीं करेंगे। फिर अणुवुल त्रच के कुछ उदाहरणों में बताया कि इनमें होगा। तो इस तरह का षष्ठी तत्पुरुष समास में हमको जो व्यापक स्तर पर इस तत्पुरुष समास को पढ़ना है। अब तीनों परीक्षाएं अलग अलग है, इसकी जब कोई विशेष परीक्षा हो तब ये भी पूछा जा सकता है कि इस विग्रह में से किस विग्रह में यहाँ समास किया जा सकता है और किस में समास नहीं किया जा सकता। ये कठिन क्वेश्चन होता है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास का, कि इस जगह पर ये समास होगा या नहीं होगा। तो जैसे मान लो कहीं लेखक शब्द लिखा हमने, इसका मतलब लेखक के साथ अणुवुल प्रत्यय होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ अणुवुल प्रत्यांत जो लेखक आदि से शब्द हैं उनके साथ समास होगा या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ लिखा है कि इनके साथ समास नहीं होगा। वहाँ कुछ निश्चित शब्द दिए गए जिनके साथ समास हो सकता है, जैसे अप शब्द है, अपकर्ता, इस तरह के जो शब्द होंगे उनके साथ हम षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। एक अणुवुल प्रत्यय के साथ जैसे कोई क्रीड़ा होती है उसके साथ हम कर सकते हैं, या कोई जीविका का साधन होता है जैसे दंत लेखक शब्द बनता है, दंता नाम लेखक, वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जहाँ अणुवुल और त्रच आदि जो प्रत्यय होंगे उनमें ये समास नहीं किया जाएगा। तो अब हम यहाँ कहाँ समास हो सकते हैं उनके आधार पर कुछ इसके उदाहरण पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे देखो एक शब्द लिखा जैसे लोकनाथ है। अब देखिए लोकनाथ अर्थ करेंगे इसका, लोक यानी संसार, नाथ यानी स्वामी, अर्थात संसार का स्वामी। दोनों के बीच में का चिन्ह आ रहा है और यहाँ लोकस्य नाथ है। इस तरीके से यहाँ सामान्य रूप से षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि एक शब्द में दो या दो से ज़्यादा समास भी हो सकते हैं। वहाँ किस तरह का अर्थ लिया जा रहा है, तो यहाँ लोकनाथ के लिए सामान्य रूप से जब प्रश्न आता है तब तो हमको षष्ठी तत्पुरुष, लेकिन अब जैसे हम इसको बहुब्री समास में भी कर सकते हैं, जैसे लोक है, नाथ है, यस्यस है, कि संसार स्वामी है जिसका, इस तरह का जब विग्रह करेंगे तो इसको लोक। लेकिन ऐसा इस अर्थ के रूप में कोई प्रतीति नहीं होती। जैसे कि यहाँ उसके लिए हो सकता है जैसे कोई भिक्षुक किसी राजा से जाकर के ये बात कहे कि भाई आप मेरे लोकनाथ है लेकिन मैं भी लोकनाथ हूँ। इस तरह की स्थिति में उसने जिस तरह से दोनों समासों को बताया कि लोकनाथ मैं षष्ठी तत्पुरुष हूँ और मैं आप षष्ठी तत्पुरुष हो और मैं बहुब्री हूँ, इस तरह का जब विग्रह करते हैं तो वहाँ इस तरीके से दूसरा समास भी वहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ मुख्यतः लोकनाथ में हमको क्या लिखना है, षष्ठी तत्पुरुष लोकस्य नाथ। इसी तरीके से यहाँ जितने भी ऐसे उदाहरण होंगे, जैसे एक लिखा जैसे राजपुरुष है, इससे पहले पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम पद है वो अगर नांत शब्द है उनके पीछे न आता है अंत में, ऐसे शब्दों के साथ समास करने पर उन शब्दों के न का लोप होता है, इसलिए उस न को बाहर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ राजन शब्द है और उसके साथ पुरुष का समास है, यानी राजा का पुरुष, इस तरह का विग्रह करेंगे। तो अब राजा का पुरुष, तो पहले पद में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, इसलिए वहाँ लिखेंगे राज्ञः पुरुषः, इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एक लिखा जैसे गुरु कृपा। अब गुरु और कृपा दो शब्द है, इसलिए कृपा से पहले गुरु के साथ यहाँ चिन्ह विशेष इनमें से कोई आएगा, अर्थात गुरु की कृपा, इस तरह का शब्द होगा, इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष लिखेंगे। तो गुरु कृपा। इसी तरह जैसे पित्रादेश। पित्रादेश क्या विग्रह होगा, एक पितृ शब्द और एक आदेश शब्द, यानी पिता का आदेश। तो आदेश बाद वाला शब्द वैसे का वैसे लिखेंगे, इधर पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति आएगी, पितु आदेश, यह विग्रह होगा। और यहाँ इसका मूल शब्द लिखा पितृ और फिर आदेश, और फिर अगर दोनों के बीच में कोई संधि है तो वहाँ संधि करेंगे, तो री और आ को यण संधि करेंगे, इसलिए पित्रादेश। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया गुरु कृपा, लोकनाथ, पित्रादेश,
ठीक है, इनमें ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें संधि भी है और समास भी? ऐसे भी कई बार प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें संधि और समास दोनों हैं, उसके रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखो कि जब पहले पद का मूल पद और उस मूल पद के साथ कोई संधि हो रही है, तब वहाँ वो संधि और समास दोनों के उदाहरण होते हैं। तो पितृ आदेश, इसी तरह से जैसे एक है जैसे मात्र कृपा। अब दोनों उदाहरणों को देखिए आप, इसमें पितृ में जो री था उसको यण संधि हो गई थी, लेकिन यहाँ इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये इसका मूल शब्द आएगा मात्र, और इसके आगे कृपा लिखेंगे। अब जब विग्रह करोगे तो कृपा शब्द को ऐसे लिख देंगे यहाँ, और इसके बाद इधर वाला जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, मातु कृपा, यानी माता की कृपा। और जब इससे समस्त पद बनाओगे तब इसका मूल शब्द लिखेंगे मातृ, और उसके आगे कृपा। अगर स्वर आता है तो फिर यण संधि कर देंगे, इसलिए पित्रादेश मात्र कृपा, इस तरीके से भरेंगे। इसके बाद एक लिखा जैसे मात्र दर्शनम। अब देखिए, मात्र दर्शनम, माता का दर्शन, इसलिए यहां पर भी इसका जब विग्रह करेंगे तो मातु दर्शनम, इस तरह का विग्रह करेंगे। दोनों पदों को देखा, उसके दोनों का अर्थ किया, दोनों का अर्थ करने के बाद दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लगाया, और उससे अगर एक सही उनमें अन्वय हो जाता है, इसका मतलब वहाँ उस कारक चिन्ह के आधार पर हम षष्ठी तत्पुरुष समास इन चिन्हों के आधार पर लिखेंगे। इसी तरह से जैसे इससे पहले वाले की रीट एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था इस तरह का, स्व जननी जनकौ, यहाँ कौन सा समास है? अब इसमें देखें आप, अगर देखो इसमें अगर स्व शब्द को बाहर कर देते हैं और जननी जनकौ करते हैं तब तो ये द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ दो जुड़े हुए हैं, जननी और जनक, माता और पिता, तो यहाँ और के चिन्ह से द्वंद्व समास है। लेकिन अब ये समास गौण हो गया, अब इनका समास इसके साथ हो गया, यानी अपने माता पिता। अब यहाँ अपने आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष, इसका मतलब स्व शब्द जब पहले आ जाएगा, उसके साथ दूसरा शब्द कोई भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपको षष्ठी तत्पुरुष उत्तर भरना है। इसलिए यहाँ भी स्व शब्द को स्वस्य जननी जनकौ, इस तरह का विग्रह करेंगे। और केवल जननी जनकौ आता है तब हम द्वंद्व में पढ़ेंगे, तब जननी च जनक च ऐसा करेंगे। लेकिन स्व शब्द अगर जुड़ गया है तब उसको षष्ठी तत्पुरुष के रूप में आपको उत्तर भरना है। अब स्व के साथ कोई सा भी उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे इसके बाद लिखा मैंने जैसे स्वदेश, स्वतंत्र, स्वेच्छा, इन सभी में षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वस्य देश है, इसी तरह से जैसे स्वेच्छा, स्वस्य इच्छा। अस्मत् शब्द के स्थान पर मत आदेश होता है, जैसे मत पिता, मम पिता, मत पिता, इस तरह का विग्रह करेंगे। यहाँ रारेरी के रूप में भी तुम्हारा, मेरा, इस तरह का जो प्रयोग करते हैं हम, उसके साथ भी हमको षष्ठी तत्पुरुष समास करना है। इन प्रसर्गों का चिन्ह षष्ठी विभक्ति को दर्शाता है, और जहाँ इस तरह के चिन्ह मिले वहाँ हमको षष्ठी तत्पुरुष समास करना है। इसी तरीके से जैसे एक लिखा जैसे आत्म तत्वम, आत्मा का तत्व, इसका मतलब यहाँ आत्मने तत्वम, इस तरीके से विग्रह करेंगे। आत्मन शब्द में भी अपना भी होता है, आत्मा निज अर्थ भी प्रयोग किया जाता है और आत्मा भी अर्थ किया जाता है। तो आत्मनः तत्वम षष्ठी तत्पुरुष के रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जैसे गुरु दर्शनम, अर्थात गुरु दर्शनम,
इसी तरह एक लिखा जैसे राजमाता, राज्ञ है, माता। एक लिखा जैसे तत्पिता। अब तत्पिता में देखिए, तत् शब्द है, एक सर्वनाम शब्द है, और उसके बाद पिता शब्द लिखा। इसका मतलब दोनों का तत् यानी वह होता है, और पिता इसका मतलब उसका पिता। इसके रूप में यहाँ संबंधवाचक चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ इसको तस्य पिता इसके रूप में विग्रह कर सकते हैं। तो जहाँ कोई भी अंग अंगी संबंध हो, स्वस्वामी भाव संबंध हो, सब जगह पर हम षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। और अंग अंगी के भाव में जैसे मान लो आप कई तरह के शब्द लिखें, जैसे वृक्ष की छाया, वृक्ष का पत्ता, वृक्षस्य पत्रम, वृक्षपत्रम, वृक्षस्य छाया, वृक्ष छाया, ठीक है ना, प्राणी, प्राणी का अंग, इस तरह के जितने भी हैं उनके साथ सभी का षष्ठी तत्पुरुष के रूप में आपको प्रयोग करना है। जैसे लोकनाथ आपने लिखा, राजेंद्र शब्द है, राज्ञाम इंद्र, राजेंद्र। इसी तरह से एक है जैसे गुड़ा काया ईस है, गुड़ा केस है। गुड़ा का कहते हैं निद्रा को, निद्रा का भगवान अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया। गुड़ाकेश, ऋषिकेश, इस तरह के जो शब्द हैं, इन सभी में षष्ठी तत्पुरुष। जहाँ ईस शब्द आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, और आगे कोई किसी का नाम है, इसका मतलब वहाँ उसके साथ षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। जैसे कपीश्वर, कपी नाम ईश्वर है, कपी नाम ईश्वर है, कपियों का ईश्वर, कपियों का भगवान, अर्थात कपीश्वर के रूप में कपियों का जो राजा है, बंदरों का जो राजा है, उसके लिए कपीश्वर शब्द का प्रयोग करेंगे और वहाँ षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। जहाँ पर ईश्वर और ईश, इनके आगे अगर परम और महा ऐसे शब्द आते हैं, तब हम वहाँ सर्वनाम, उसमें कर्मधारी समास की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और इनके साथ हमको षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग करना है। एक जैसे मध्वरी शब्द लिखा है, तो मधो अरि, मधु नाम अरिवा, मधु नामक राक्षस का शत्रु, तो मधो अरि अथवा मधु नाम अरि, इस तरह का जहाँ विग्रह करेंगे तो वहाँ मधु का शत्रु एक वचन के रूप में मधो अरि होगा। मधु नामक राक्षसों का जो समूह था उसके रूप में भी मधु नाम अरि के रूप में विग्रह कर सकते हैं। तो मधो अरि, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष, हमको उसका अर्थ के रूप में कि दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है उसी तरीके से विग्रह करेंगे। जैसे एक शब्द लिखा धात्रंश है, विधाता का अंश, तो धातु अंश है। इन चिन्हों के आधार पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर तत्, मत, इस तरह के जो शब्द लिखे हैं वहाँ भी आपको षष्ठी तत्पुरुष लिखना है। जहाँ स्व शब्द आ रहा है वहाँ अपना अपनी अपने के रूप में षष्ठी तत्पुरुष करना है। और दोनों पदों के बीच में अगर काके की इस तरह का चिन्ह आता है तब भी आपको षष्ठी तत्पुरुष समास करना है। इस तरीके से हम षष्ठी तत्पुरुष समास को कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है उसके रूप में आप याद रखें कि जैसे अणुवल प्रत्यांत शब्द है, लेखक है, आदि जो शब्द हैं उनके साथ षष्ठी तत्पुरुष समास पर प्रतिबंध है, यानी वहाँ विग्रह वाक्य ही रहेगा। जैसे रामायण से लेख यही रहेगा, रामायण लेखक नहीं लिख सकते उसको, वहाँ षष्ठी तत्पुरुष में जो त्रच और अणुवल आदि प्रत्यय हैं उन पर उसका पाणिनि के सूत्र के आधार पर प्रतिबंध है कि इनमें यहाँ समास नहीं किया जाए, वहाँ विग्रह वाक्य ही रहता है। कई जगह पर ऐसा भी पाया जाता है कि जैसे उदाहरण तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ ये राइट हो जाएगा, जिससे पूछा जाता है कि भाई तृतीय तत्पुरुष में बताओ अक्षण काणे में कौन सा समास हो सकता है। तो अब हमको याद है कि वहाँ तृतीय विभक्ति होती है यनांग विकार सूत्र से, लेकिन याद रखें कि वहाँ अक्षण काणे में समास नहीं होता है। वहाँ उसको जो तृतीय दर्शाई गई है वो एक तरह से समास करने पर
वो जिस बात को हम बताना चाहते हैं वो एक तरह से रुक जाती है। इस वजह से वहाँ उसमें समास पर प्रतिबंध किया गया है कि अक्षणाकाणे, लंकाम समया, ऐसे जो प्रतिपद पाठ के आधार पर जो विभक्तियाँ प्रसारित की गई उनके द्वारा, उनमें वहाँ समास पर प्रतिबंध है, वहाँ समास नहीं कर सकते। इसलिए लंकाम समया में समास नहीं होगा। इसी तरीके से आपके अक्षणाकाणे में समास नहीं होगा। इसी तरीके से पित्रासह में समास नहीं होगा। इनके साथ हम समास नहीं करेंगे। जहाँ एक निश्चित सूत्र के द्वारा जहाँ तृतीया विभक्ति या चतुर्थी जो भी दर्शाई जाती है उसके साथ हम समास अभाव करते हैं, इसलिए इनमें हमको समास नहीं करना है। बाकी सब जगह जहाँ चिन्ह आता है उसके आधार पर आप समास करेंगे। अब देखिए, अब सप्तमी तत्पुरुष पढ़ रहे हैं और सप्तमी तत्पुरुष में अब देखिए अंतिम व्यधिकरण तत्पुरुष का अंतिम समास है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में भी उसका जो सामान्य जो कारक चिन्ह पढ़ते हैं हम, मैं, पे, पर आदि जो चिन्ह पढ़ते हैं, उन चिन्हों से भी हमको काफ़ी सफलता मिलेगी सप्तमी तत्पुरुष को पहचानने में। फिर भी एक सूत्र, मुख्य सूत्र बताया इसका, सप्तमी सोंडई। ये सप्तमी तत्पुरुष करने वाला मुख्य विधायक सूत्र है। और यहाँ लिखा सोंड आदि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यानी सोंड आदि पद उत्तर पद में होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हम सप्तमी अब सोंड का मतलब चतुर होता है, लेकिन चतुर भी एक अच्छे कार्य के प्रति चतुर, एक बुरे कार्य के प्रति चतुर। तो ये बुरे कार्य के प्रति चतुर यानी द्युत, क्रीड़ा आदि से संबंधित सोंड शब्द है, उनमें जो चतुरता हासिल करता है उसके साथ सोंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इनके पर्यायवाची इस जैसे शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष समास किया जाता है। सोंड आदि जो शब्द हैं उनमें तो सबसे पहले ये सोंड शब्द, इसके बाद इस जैसा इसके पर्यायवाची के रूप में एक तरह से जैसे चतुर है, जैसे कुशल है, निपुण है, प्रवीण है, दक्ष है, विशारद है, पंडित है, ये सब समान अर्थ वाले शब्द हैं। इनके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास किया जाता है। सोंडादि गण भी पढ़ा गया, उसमें एक धूर्त शब्द भी आता है। इनके साथ ये शब्द जब उत्तर पद में हैं और जिसके प्रति जिसमें वो चतुर हैं, इसका मतलब वहाँ सप्तमी सोंडई जो सूत्र है वो सप्तमी तत्पुरुष समास करता है। तो ये तो हम एक पर्यायवाची शब्द के रूप में भी याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये पहला ग्रुप है जिसमें सोंड आदि शब्दों के आधार पर हम सप्तमी तत्पुरुष करते हैं। इसके बाद दूसरा एक और है जिसमें कुछ शब्द दिए गए कि जैसे ये सिद्ध शब्द है, शुष्क शब्द है, पक्व शब्द है और इसी तरह बद्ध शब्द है। इसी तरह जैसे लीन शब्द है, इसी तरह जैसे मग्न शब्द है। इनके साथ भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। लीन हुआ, मग्न हुआ, बद्ध हुआ, पक्व, शुष्क, सिद्ध आदि शब्दों के साथ हमको सप्तमी तत्पुरुष करना है यदि ये शब्द उत्तर पद में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखें हम कि इनके अर्थ के आधार पर भी वहाँ में या पर चिन्ह की स्थिति आ जाती है। वो भी आपकी मदद करेगा कि यहाँ कौन सा समास हो सकता है। जैसे लीन और मग्न के रूप में किसी सूत्र में ऐसा नहीं लिखा कि लीन और मग्न के साथ भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, लेकिन वहाँ उसके जो कारक चिन्ह हैं उसके आधार पर हम ये समास करेंगे वहाँ पे। तो अब देखिए इसमें इस तरह के इनके कोई भी उदाहरण सामने हो तब वहाँ सप्तमी तत्पुरुष के रूप में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला लिखा आपने देखो, ये जो सोंड शब्द है उसका एक प्रमुख उदाहरण है अक्ष सोंड है। अक्षेषु सोंड। अक्ष कहते हैं जुआ खेलने के जो पासे होते हैं उनको अक्ष कहा जाता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए अक्षेषु सोंड है यानी जुआ खेलने में चतुर। इसके बाद अक्षोंड उदाहरण देना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि
पाणिनि ने भी उस काल में ये कहा कि अक्षोंड जो प्रक्रिया है जो चल रही है समाज में, ये गलत है और उसको इस समास के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद चतुर, कुशल, निपुण आदि से संबंधित कोई भी, जैसे काव्य चतुर है लिखा, अर्थात काव्य चतुर है। इसी तरह से जिसे लिखा संगीत निपुण है, अब संगीत निपुण है, संगीत में निपुण, संगीते निपुण है। निपुण शब्द हमने तृतीय तत्पुरुष में भी पढ़ा था और वहां उदाहरण लिखा था मैंने, आचारेण निपुण है, व्यवहारेण निपुण है। आचरण, व्यवहार आदि से जो निपुण होता है वहाँ तृतीय तत्पुरुष भरेंगे, और जहाँ कोई विषय वस्तु से संबंधित कोई शब्द है उसमें आपको सप्तमी तत्पुरुष भरना है। जैसे कला में निपुण, संगीत में निपुण, नृत्य में निपुण, काव्य में निपुण, इस तरह के जो शब्द लिखेंगे। एक है जैसे ये लिखा, जैसे नृत्य कुशल है, तो नृत्य कुशल है, नृत्य में कुशल, चतुर, कुशल, निपुण आदि जितने भी शब्द हैं उनके साथ एक है जैसे कला प्रवीण है, अर्थात कलायाम प्रवीण है। यानी कुशल के पर्यायवाची शब्दों को देखकर उससे पहले कोई विषय वस्तु से संबंधित शब्द है, कोई भाववाचक शब्द है, तो वहाँ पर हम सप्तमी तत्पुरुष भरेंगे। और यदि कोई आचरण, व्यवहार से संबंधित शब्द है तब हम उसमें तृतीय तत्पुरुष निपुण शब्द के साथ भरेंगे। इसी तरह से देखिए, दक्ष, विशारद, पंडित, जैसे शास्त्र पंडिता है, शास्त्रे पंडिता है। एक है जैसे स्त्री धूर्त है, स्त्रियों के प्रति धूर्त, स्त्रीसु धूर्त है। धूर्त शब्द भी सोंड आदि गण में पढ़ा गया है। धूर्त और सोंड दोनों बुरे कार्यों के प्रति चतुरता दर्शाते हैं, जबकि ये शोभन कार्यों के प्रति निपुण, व्यवहार, कुशल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके साथ ये शब्द देखें हम, बहुत सरल प्रश्न आते हैं समास के, उनमें ज़्यादातर परीक्षाओं में तो रटे हुए उदाहरण, जैसे अक्षोंड है उदाहरण कई बार पूछा गया, इसके आधार पर भी हम राइट कर सकते हैं। और इस तरह के उदाहरण जब अर्थ के रूप में आए तब भी हमको चिन्ह लगा करके, मान लो कहीं समास को करने के दो तरीके हैं, एक तो आपका पढ़ा हुआ उदाहरण आ जाता है तब तो आप इस तरीके से कर देंगे। मान लो कोई पढ़ा हुआ उदाहरण नहीं आता है तब आप देखें, उसमें पहले तो आप तत्पुरुष की पहचान देख लें कि उसके बाद वाला शब्द उसी प्रकार का है जैसा वो रहता है, तो वहाँ फिर आप तत्पुरुष की तरफ उसमें पहले दोनों पदों के बीच में चिन्ह लगा करके देखो। अगर मान लो चिन्ह वाली स्थिति नहीं है, कोई विशेषता बताने वाला ही है, जैसे परम शब्द है, महाशब्द है, या कोई रंगवाचक है, या कोई शुभ अशुभ वाचक है, ऐसे कोई शब्द आते हैं तब उसको हम कर्मधारय की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए इसके बाद कुछ उदाहरण इसके देखिए, जैसे सिद्ध, शुष्क, पक्व, बद्ध, पाणिनि ने एक सूत्र में ही लिखा ये, और उसके आधार पर अब यहाँ सिद्ध में जैसे कोई भी पदार्थ है, रस है, अलंकार है, विषय वस्तु है, उनमें अगर वो सिद्ध है तो वहाँ इस तरीके से विग्रह करेंगे, रसेषु सिद्ध है अथवा अलंकारेषु सिद्ध है। रसों में सिद्ध, अलंकारों में सिद्ध। अब अगर इसके पहले कोई कर्ता आ जाता है तब वहाँ तृतीय तत्पुरुष करेंगे हम, वो कर्तृकरणे कर्ता बहुलम वाला जो नियम पड़ा था उसके आधार पर। और यहाँ इस तरह से कोई पदार्थ आते हैं तब आपको सप्तमी तत्पुरुष भरना है। रस सिद्ध, अलंकार सिद्ध, शुष्क है जैसे अब छाया में सुखाया हुआ, धूप में सुखाया हुआ, इस तरह का इनका प्रयोग होता है। जैसे आतप शुष्क है, धूप में सूखा हुआ, तो आत पे शुष्क है।
इसी तरह जैसे पक्व है, पात्रे पक्व है, पात्र पक्व है, यानी पात्र में पकाया हुआ, पात्रे पक्व है। पात्र से संबंधित कोई भी वाचक, पात्रवाचक शब्द आ जाए उसके साथ भी हमको सप्तमी तत्पुरुष करना है। इसी तरह से जैसे बद्ध है, बद्ध महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा याद रखें। बद्ध और दूसरा मुक्त, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। मुक्त यानी छूटा और बंद यानी बंध गया। जैसे चक्रव्यूह से छूट गया और एक चक्रव्यूह में बंध गया, तो याद रखो मुक्त के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है और बद्ध के साथ सप्तमी तत्पुरुष होता है। जैसे पंजर बद्ध है, पिंजरे में बंधा हुआ, तो पंजरे बद्ध है। जैसे चक्रबद्ध है अर्थात चक्रे बद्ध है। इसलिए बद्ध शब्द बाद में हो, उससे पहले कोई आधार वाचक शब्द हो, तो वहाँ हमको सप्तमी तत्पुरुष भरना है। चक्र के साथ दोनों ही समास आ सकते हैं, चक्र मुक्त भी आ सकता है, चक्रबद्ध भी आ सकता है। इसलिए मुक्त के साथ पंचमी भरें, बद्ध के साथ सप्तमी तत्पुरुष भरें, ऐसे ही शब्द आते हैं। मुक्त को याद रखें, उसमें पंचमी और बद्ध के साथ सप्तमी भरेंगे। इसके बाद देखिए जैसे लीन शब्द है, जैसे आपने परसवर्ण संधि में एक उदाहरण पढ़ा था, तल्लीन है, अर्थ क्या हुआ, उसमें लीन। इसलिए यहां तस्मिन लीन है। इसी तरह जैसे मग्न है, जैसे जल मग्न है, जैसे ध्यान मग्न है। मग्न शब्द भी आ सकता है, निमग्न भी आ सकता है, दोनों के साथ हमको सप्तमी तत्पुरुष करना है। तो जलमग्न का विग्रह क्या होगा, जले मग्न, और इसी तरह ध्याने मग्न। यहाँ इन दोनों के साथ जब मग्न शब्द और लीन शब्द आए तब भी हमको सप्तमी तत्पुरुष करना है। इन तीनों को विशेष याद रखें आप, बद्ध, लीन, मग्न। सिद्ध, शुष्क, पक्व जैसे उदाहरण प्राय नहीं पूछे जाते, तो अधिकतर विशेष जो उदाहरण है वो बद्ध, लीन, मग्न और सौंठ, इनके साथ इस सप्तमी तत्पुरुष को अच्छी तरह समझना है। इनके अलावा भी अगर जहाँ पर दो पद आ रहे हैं और उनमें किसी कारक के नियम से और कोई विभक्ति नहीं होती और वहाँ सप्तमी का ही प्रयोग होता है मैं पेपर चिन्ह के आधार पर, तब हम उसके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास करते हैं। अब इसमें कुछ जैसे हमने पंचमी तत्पुरुष में वो अलुक समास पढ़े थे, उसी तरह इसमें भी कुछ 3-4 अलुक समास के उदाहरण हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए सप्तमी तत्पुरुष में भी कुछ अलुक समास के उदाहरण दिए गए और उसमें इस तरह के उदाहरण हैं। अलुक समास को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अलुक समास में आपको एक पद दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ कौन सा समास हो सकता है, तो वहाँ अलुक समास की पहचान है, पहले पद में विभक्ति का रहना अलुक समास है। तो उसको अगर समस्त पद के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो उसको हम अलुक समास उत्तर भरेंगे। जैसे एक उदाहरण है, मासे देयम। अब इसमें हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। कोई पूछे कि बताओ यह कौन सा समास है, तो सबसे पहले हमने देखा कि समास 2 पदों में हो रहा है। पहला पद मासे है, दूसरा देयम है, जबकि मूल शब्द मास होता है और उसके साथ उसकी विभक्ति भी है सप्तमी। इसका मतलब अब ये समास सप्तमी तत्पुरुष तो हो गया, लेकिन उसके साथ वो अलुक भी है, क्योंकि उसके साथ उस शब्द की विभक्ति है। इसलिए ऐसे समासों का विग्रह बिल्कुल सरल होता है, उसमें दोनों पदों को अलग अलग लिख दिया जाता है, मासे देयम, और उनको एक साथ मिला करके लिखेंगे तो वो एक अलुक समास सप्तमी तत्पुरुष का हो जाएगा। इसमें विभक्ति के साथ देखेंगे। इसी तरीके से जैसे एक उदाहरण है, पात्रे समिता। अब यहाँ भी देखिए पात्रे सप्तमी विभक्ति आ रही है इसमें, और इसके साथ अब ये कहा गया कि ये समास है, समस्त पद है। तो समस्त पद जब दर्शा दिया तब तो बताना है समास कौन सा है, और इसी से स्पष्ट है कि ये सप्तमी तत्पुरुष है, लेकिन उसके साथ विभक्ति भी जब साथ है तो वो अलुक है। इसलिए यही विग्रह होगा।
पात्रे समिता। पात्रे समिता का अर्थ है अर्थात भोजन के समय उपस्थित होने वाले, काम के समय उपस्थित नहीं होने वाले, उनको निंदनीय भाषा में पात्रे समिता कहा जाता है। इसी तरह मासेदेयम का मतलब मास में दिया जाने वाला ऋण, उसको कहते हैं मासेदेयम। एक है जैसे गेहे सूर्य, ये भी निंदनीय शब्द है। गेहे सूर्य अर्थात जो घर में सूरवीर होता है उसको कहते हैं गेहे सूर्य। तो यहां भी देखिए सप्तमी विभक्ति इसके साथ आ रही है। एक है जैसे अरण्य तिलका, तो यहां भी देखो इसमें सप्तमी है, इसलिए अरण्य तिलका। विग्रह में उन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है और समास में उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, विभक्ति का लोप नहीं किया जाता। इनमें सप्तमी तत्पुरुष का अलुक समास है। गेहे सूर्य की जगह गेहे नर्दी, इस तरह के उदाहरण आ सकते हैं। गेहे शब्द आने पर वहाँ भी अलुक समास है। इस तरीके से अलुक समास की स्पष्ट पहचान है। ये उदाहरण कई बार आता रहता है, अच्छी तरह याद रखें। पात्रे समिता, इसी तरह मासेदेयम, इनके आधार पर इनको सप्तमी तत्पुरुष के रूप में हमको उत्तर भरना है। तो इस तरीके से हम सप्तमी तत्पुरुष के प्रत्येक उदाहरण को पढ़ सकते हैं। दो तरह के उसमें शब्द आए थे, एक सोंड से पर्यायवाची शब्द आए थे और उसके बाद ये 5-6 शब्द बद्ध, लीन और मग्नादि शब्द थे। इसके अलावा भी अगर कोई कारक चिन्ह के आधार पर इनसे अलग नियम है, जिसमें जहाँ पूरे 6 व्यधिकरण समास नहीं मिल रहे हों, वहाँ हमको फिर चिन्ह के आधार पर अगर में और पर चिन्ह आता है, ऐसी स्थिति में हम उसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इस प्रकार आज हमने व्यधिकरण तत्पुरुष समास समाप्त किया है। व्यधिकरण तत्पुरुष का मतलब दोनों पदों के बीच द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और उसके आधार पर हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। कल हम इस व्यधिकरण तत्पुरुष की जगह अब पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष, और जिसका दूसरा नाम है कर्मधारय समास। तो उसमें दोनों पदों के बीच कारक के परसर्गों का चिन्ह नहीं होगा, वहाँ पहला पद या विशेषण हो सकता है या उपमान हो सकता है। उसके आधार पर हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय में ही द्विगु आदि की गणना की जाती है, क्योंकि तत्पुरुष एक व्यापक समास है, कर्मधारय उसका एक भेद है और द्विगु कर्मधारय का भी भेद है। तो एक तरह से द्विगु भी तत्पुरुष है, कर्मधारय भी तत्पुरुष है, लेकिन उसको अगर उपनाम से पूछा जाता है तब उसमें हम कर्मधारय और द्विगु उत्तर भरते हैं। अगर कर्मधारय द्विगु ऑप्शन में नहीं आता है तब उसको हम तत्पुरुष उत्तर भरते हैं। तो चलो कल हम कर्मधारय और द्विगु की क्लास में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।